अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में पेडागोजी से रिलेटेड एक सेक्शन है क्लासरूम मैनेजमेंट का। उसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 100 क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और दिस पर्टिकुलर वीडियो जो है ये इट इज़ अबाउट टीचिंग लाइसेंस की जो टेस्ट होगी उसके बारे में। और अभी एफपीएससी के जो लेक्चरर्स की टेस्ट होने वाली है उसमें भी पेडागोजी का अलग से क्वेश्चंस होते हैं, अलग से सेक्शन होता है 30 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टारगेट दोज एरियाज। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। द मेन पर्पज़ ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। तो टीचिंग के बारे में है कि टीचिंग का जो मेन पर्पज़ है सुपरविजन का मेन पर्पज़ टीचिंग का क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवांसमेंट ऑफ प्यूपिल वेलफेयर। जो शागिर्द है उसकी वेलफेयर में एडवांसमेंट आए, बेहतरी आए, इसीलिए उसकी सुपरविज़न होती है, टीचिंग सुपरविज़न। नेक्स्ट इज़ सुपरविज़न शुड बी प्राइमरीली। मैं जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा वरना जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। सुपरविजन शुड प्राइमरीली बी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। अच्छा, क्रिटिसिज्म के मिसाल में समझाता हूँ कि जब भी हम किसी बच्चे की क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में ऐसा होता है कि आप बच्चे की इस्लाह करते हैं, उसे समझाते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करने में उसकी जो वीकनेसेस होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं और उसको अवेयर करते हैं कि वो अपनी इन वीकनेसेस पे कैसे काम कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो जो सुपरविज़न है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ सुपरविज़न इज़ टू हेल्प। तो सुपरविज़न का बेसिक पर्पज़ क्या होता है, किसकी हेल्प करना? तो दैट इज़ चिल्ड्रेन लर्न मोर इफ़ेक्टिवली। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से सीख पाएँ, इसीलिए यही जो है बेसिक पर्पज़ होता है सुपरविज़न का। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसे होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द हेड मास्टर। किसी भी स्कूल का जो एचएम होगा, एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो होगा उसके अंडर काम करेगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द एचएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट। जो क्रिटिसिज्म स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे होती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली वो कौन सी है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप। के जो स्कूल होते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनके ख़िलाफ़ जो एक क्रिटिसिज्म होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट वो ये होती है कि वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। जो स्कूल का हेडमास्टर होता है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। जो कोर्स बनाया गया है स्टडी का उसे एग्जीक्यूट करे, ये उसकी ड्यूटी होती है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु। सुपरवाइज़र क्या होता है कि वो जो फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करे उसे हम सुपरवाइज़र कहते हैं, फ्रेंडली हेल्प। ठीक है, फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करने को सुपरवाइज़र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। द इफ़ेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय। कि जो इफ़ेक्टिव सुपरविजन है वो कैसे इंडिकेट होती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशेंट। सुपरवाइज़र्स जो इफ़ेक्टिव होते हैं वो टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो सेल्फ सफिशेंट कैसे बने ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय। जो स्कूल पॉलिसी वो कैसे डिटरमाइन होगी? शुड बी डिटरमाइंड बाय सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। जो स्कूल की पॉलिसी है उसे सिटीजन्स और एजुकेटर्स डिटरमाइन करेंगे।
नेक्स्ट इज़ द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इज़, जो प्रिंसिपल होता है उसकी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दैट इज़ प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, कि वो इंस्ट्रक्शनल प्लान के तौर पे लीडरशिप प्रोवाइड करे। ये ड्यूटी होती है प्रिंसिपल की, हेड ऑफ़ द स्कूल की। नेक्स्ट इज़ इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो होता है उसकी इंडिकेशन क्या होती है? ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक उसूल होते हैं, ये तीनों, जिसमें इक्वल राइट्स आ जाते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन आ जाती है और कोऑपरेशन आ जाती हैं। सारे के सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ये डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हैं। ये जहाँ भी जिस भी इदारे में होंगे तो वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री है दैट इज़ 5000 BC, ये इतनी पुरानी है एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू लुक आफ्टर। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, मैनेजमेंट, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है इंस्ट्रक्शनल टास्क देना और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क देना। मतलब बच्चे को जो, मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनमें बच्चे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, और ऐसे भी टास्क होते हैं जिनको बच्चा खुद करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, प्रोविज़न ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज़ इंस्ट्रक्शनल टास्क, कि जो अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता है उसे प्रोवाइड करना, ये एक इंस्ट्रक्शनल टास्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज इज़ नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, कि जो भी स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं, उनकी अरेंजमेंट जो है वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क है। अंडरस्टूड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके मेन टाइप होते हैं 3, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनमें से कौन सा टाइप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है? इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप नहीं है। अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और लेसिस फेरे एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 टाइप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ये याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो एक टाइप है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें शेयरिंग नहीं होती। अथॉरिटेटिव रिजीम्स आपने सुने होंगे, जहाँ पे एक ही बंदे के पास पूरी टोटल अथॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, तो वहाँ पे शेयरिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो मैंने बताया जैसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो होती है वो डिक्टेटर के पास होती है। कोई भी एक बंदा, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो किम जोंग उन जो हैं वो वहाँ के डिक्टेटर हैं एक किस्म से, और एब्सोल्यूट पावर जो है वो उन्हीं के पास है, जहाँ पे शेयरिंग नहीं होती। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी पे दारोमदार रखती है। क्वेश्चन नंबर 21, द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो उसके ही ऑपोजिट जो है, डिक्टेटर के ऑपोजिट होती है डेमोक्रेटिक, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लाइसेंस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन, तो ये है नॉन इंटरफेरेंस, कि इंटरफेयर नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ, तो ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर है जो बॉस जो है वो सही होता है? ये होता है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे
यू कैन नॉट क्वेश्चन द रूलर, उसके ख़िलाफ़ कोई लिख नहीं सकता, उसके ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता। बॉस इज़ राइट इन नॉर्थ कोरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ, तो ये काफ़ी आसान है। रिस्पेक्ट जो है ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रॉन्ग फीचर है, रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी परवाह ना करना कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर है, तो वो है लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस की बात की थी हमने कि इंटरफेयर नहीं करना। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। 26 क्वेश्चन, लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज़, सुपरविजन की लिटरल मीनिंग क्या है, तो सुपर नॉलेज एंड पावर, सुपर नॉलेज एंड पावर, सुपरविजन। क्वेश्चन नंबर 27, सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज़ द सेइंग ऑफ, तो ये एक कोटेशन है जहाँ पे कहा गया है कि सुपरविज़न जो है वो टीचर को कंट्रोल नहीं करना, उसमें टीचर के साथ कोऑपरेटिवली काम करना। ये कोटेशन है हॉय एंड फॉर्सिथ की कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 28, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय प्रिंसिपल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है सुपरविजन का, उसमें ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो ही कैरी आउट करते हैं मेनली, आम तौर पे। क्वेश्चन नंबर 29, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग, तो ये कैसे देखा जाता है कि स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिस हैपन्स थ्रू इंस्पेक्शन, किसी भी इसकी स्कूल की इंस्पेक्शन इसीलिए होती है कि उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि स्कूल पैरामीटर्स के तौर पे चल रहा है, उसमें परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द अकॉर्डिंग टू फेयोल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, फेयोल के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स हैं 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 31, according to Gillick and Erwick elements of administration are, तो ये इनके हिसाब से there are 7 elements of administration। क्वेश्चन नंबर 30, इन ये एक एब्रीवेशन लिखा हुआ है POSD CORB CO स्टैंड्स फॉर, तो ये POSD जहाँ पे ये CO है ना, इसमें जो CO है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये दिस स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, टू मेक अरेंजमेंट्स इन द पार्ट इज़ द पार्ट ऑफ, कहीं पे भी अरेंजमेंट करनी होती हैं तो ये किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कहीं पे भी अगर आपने अरेंजमेंट करनी है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 32, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज़ द पार्ट ऑफ, कहीं पे भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लान्स बनते हैं, उन प्लान्स को, डिसीजन को एग्जीक्यूट करना होता है, तो ये किसका पार्ट है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ कमांडिंग। क्वेश्चन नंबर 33, टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज़ कोऑर्डिनेटिंग। मतलब ये सारे के सारे जो लिखे हुए थे ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, POSD CORB, और इनमें सारों में हार्मनी लाना, ये कि स्मूथली सारे के सारे काम करें, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 34, स्कूल बजट इंक्लूड्स,
स्कूल जो बजट होती है ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स इन सब को इंक्लूड करती है स्कूल बजट। क्वेश्चन नंबर 35, BM स्टैंड्स फॉर, BM का फुल फॉर्म स्कूल टर्म्स के में होता है बजट मैनुअल। BM स्टैंड फॉर बजट मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 36, नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स, जो नॉन डेवलपमेंट बजट होती है ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, जिसमें सैलरीज होती हैं, जिनमें रनिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जिनमें मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग आ जाती है, स्कूल बिल्डिंग की मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 37, न्यू लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज ETC आर कंस्ट्रक्टेड अंडर, तो ये डेवलपमेंट बजट होती है। मतलब जो बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट वाला और एक होता है नॉन डेवलपमेंट वाला। नॉन डेवलपमेंट वाली जो होती है उसमें बाकी सारे खर्च जैसे सैलरीज हो गई, जैसे एक्सपेंडिचर्स हो गए, जैसे बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो गई, वो सारे के सारे नॉन डेवलपमेंट बजट में आते हैं, मतलब वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। और डेवलपमेंटल बजट जो होती है उसमें नई नई जो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे लाइब्रेरीज बनाना, लेबॉर्ट्रीज बनाना, ये सारे के सारे डेवलपमेंट बजट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी, तो लीडरशिप में क्या क्या होता है, आप इन्फ्लुएंस करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं, दैट इज़ लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 39, स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, स्टाफ की जो डेवलपमेंट है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टाफ की ट्रेनिंग करना। क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन, वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज डिसीजन मेकिंग। सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज डिसीजन मेकिंग, मतलब आप कोई भी एक कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करें, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हों, तो आप यू आर मेकिंग अ डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी का फादर किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी का फादर। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियोरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियोरी का फादर है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियोरी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन, जो भी गवर्नमेंट की ग्रांट होती है, एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, उन्हें कैश रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, इन केस ऑफ GPF एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग इज़ 24। GP फंड जो होता है उसकी इंस्टॉलमेंट का रिफंडिंग के लिए इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, दैट इज़ 24 इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज़ अ स्टेप ऑफ, जब आप अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, उनको आप डेवलप करते हैं, ये प्लानिंग का एक स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंड इज़, के जो फंड्स होते हैं एक भी किसी भी गिवन पीरियड के अंदर, वो कैसे ऑब्टेन होंगे और कैसे खर्च होंगे, उसे क्या कहा जाता है, उसे बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, टाइप्स ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज़, एक जो टाइप होता है सुपरविज़न का
जहाँ पे आप वैरायटी को इनकरेज करें, ओरिजिनलिटी के लाएँ और इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन करें उसे। ये कौन सा टाइप है? ये क्रिएटिव टाइप है, क्रिएटिव टाइप ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को किसने एडवोकेट किया था? तो मैक्स वेबर हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के एडवोकेट। क्वेश्चन नंबर 49, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ। जब आप डायरेक्ट करते हैं तो इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उनके प्रोसीजर्स प्रॉपर होनी चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शंस भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज उसमें आ जाएंगे ऑप्शंस। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन नंबर 50, इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज़। नई रिक्रूटमेंट के लिहाज से उसके केस में जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 साल है यहाँ पे पाकिस्तान में, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, द पावर डेलीगेटेड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर मिलती है, डेलीगेट हो जाती है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के पावर किसी एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी के पास जा रही है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52, द फादर ऑफ मॉडर्न थियोरी ऑफ मैनेजमेंट इज़। जो मॉडर्न थियोरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके फादर कौन है? उसके फादर हैं हैरी फेयोल, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53, द स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर। स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम आर कंपोनेंट। किसी भी सिस्टम के जो हिस्से होते हैं उन्हें हम इंटरएक्टिंग पार्ट जो होते हैं उनको हम कंपोनेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60। जो सिविल सर्वेंट होते हैं 60 की एज की रिटायरमेंट होती है उनकी जो पेंशन बनती है, दैट इज़ वो टाइप है सुपर एन्युएशन का। क्वेश्चन नंबर 55, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज़ इंटर्ड इन। जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं स्कूल की, वो कहाँ पे इंटर होती हैं? वो कैश बुक के अंदर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स इज़। दूसरों को डायरेक्ट करना किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी चीज़ को अकम्पलिश करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैनेजिंग। जब आपको दूसरों को डायरेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ मैनेजिंग। क्वेश्चन नंबर 57, माइक्रो प्लानिंग इज़ डन इन। माइक्रो प्लानिंग जो होती है दैट इज़ डन इन मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। माइक्रो प्लानिंग जो होती है वो मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट के अंदर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, द ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 3 months, 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 59, द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज सुपरवाइज़र। कि जो भी इंडिविजुअल हो किसी भी ग्रुप के अंदर, वो जिसके पास डायरेक्शन का और कोऑर्डिनेशन का टास्क हो, वो सुपरवाइज़र होता है। क्वेश्चन नंबर 60, अ चॉइस मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड। कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हों, अल्टरनेटिव्स हों, और आप उनके बीच में कोई एक चूज़ करते हों, तो आप एक डिसीजन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय। जो DDO होता है वो ही कैश बुक को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 62, अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर। जो अथॉरिटेरियन मॉडल है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 63, टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन इन। जो टीचर की सैलरीज होती हैं और अलाउंसेस होते हैं वो कलेक्टिवली कहाँ लिखे जाते हैं? तो वो भी कैश रजिस्टर के अंदर लिखे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स इज़ लीडिंग। किसी को मोटिवेट करना कि वो अपने गोल्स को अचीव करे, ये लीडिंग होता है, लीड करना होता है कि आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसे लीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अ प्रोग्राम ऑफ activities which is designed to attain educational ends is, कोई भी एक प्रोग्राम जिसमें आप एजुकेशनल एंड्स को अचीव कर रहे हो वो क्या होता है? करिकुलम। जहाँ पे एक्टिविटीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल एंड्स आपने डिटरमाइन किए होते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है और ये एक्टिविटीज़ करवानी है, दैट इज़ करिकुलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज़। तो सुपर एन्यूएशन एज जहाँ पे पेंशन मिलती है किसी भी एक एम्प्लॉई को, किसी भी एक टीचर को, तो वो पाकिस्तान के अंदर कितनी है? 60 साल, 60 ईयर्स, सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट एज। क्वेश्चन नंबर 67, पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर द सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। कोई भी एक टीचर है या कोई भी एक एम्प्लॉई है वो उसे पेंशन तभी मिलेगी जब उसने 25 साल तक अपनी सर्विसेज दी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, पर्सन हु पजेसेस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़ लीडर। कोई भी एक बंदा जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी तो वो लीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड इवेल्यूएशन। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप जजमेंट कर रहे हो, दैट इज़ इवेल्यूएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर। कि जो भी कोई गुड प्लानर होता है, अच्छी प्लानिंग करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, वो मोटिवेट करता है, वो प्रोड्यूसर होता है कि वो चीज़ें प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ गुड प्लानर। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट डज ई एंड डी रूल्स मीन। मतलब जो ई और डी रूल्स हैं इनका क्या मतलब है? दे मीन एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। ई और डी रूल्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं एफिशिएंसी और डिसिप्लिन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, ADP इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। ADP जो है इसका, ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ADP का मतलब है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, द पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इन सेंट्रलाइजेशन। जो पावर होती है किसी भी एक बंदे के अंदर कंसंट्रेटेड हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे प्रिंसिपल हो, उसके पास ही सारी पावर्स हों, कोई वाइस प्रिंसिपल ना हो, उसके नीचे भी कोई काम करने वाला ना हो, सारी की सारी पावर्स एक ही बंदे के पास हो, वो कही जाएगी सेंट्रलाइजेशन। की पावर एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल क्या है? डिसीजन मेकिंग। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसके लिए सेंट्रल होगा डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन कर रहे हैं या नहीं, ले रहे हैं या नहीं। इन POSDIR, आर स्टैंड्स फॉर, ये हमारा पूरा लिखा हुआ है, इसमें आर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, SNE इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ।
SNE का फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूल फॉर न्यू एंट्री। SNE का मतलब है शेड्यूल फॉर न्यू एंट्री। Question number 77. The level of school administration can best be judged through learning outcomes. कि learning outcomes जो हैं वो वही डिटरमाइन करती हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल क्या है। लर्निंग आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 78. अक्वाइंटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर, जो अक्वाइंटेंस रोल होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो सैलरी डिस्बर्समेंट के लिए होता है, कि सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द एम्प्लॉयज़, उसके लिए अक्वाइंटेंस रोल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 79. द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़ एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करना, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे प्रोडक्टिविटी पे में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये डिग्री जो है वो एफिशिएंसी को डिटरमाइन करती है कि वो कितने इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 80. ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी इंटर्ड इन विच रजिस्टर। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, खर्चे होंगे, वो सारे के सारे उनकी एंट्री कैश रजिस्टर के अंदर मेंटेन की जाएगी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 81. कोऑर्डिनेटिंग, स्टिम्युलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। के कोऑर्डिनेट करना, स्टिम्युलेट करना, डायरेक्ट करना कि टीचर की ग्रोथ जो होती है, ये इंस्पेक्शन का पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 82. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इंस्पेक्शन जो है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83. बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ। बजट जो होती है, बजटिंग करना, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84. द अथोराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज़ हेड टीचर। स्टाफ परफॉर्मेंस जो होती है वो, उसके लिए अथोराइज पर्सन कौन होता है? हेड टीचर। क्वेश्चन नंबर 85. हेडमास्टर या डिप्टी हेडमास्टर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज़। जो उनके लिए बिहेवियर को मेजर करना, उनके लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है टेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 86. लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज़। सॉरी, ये इसमें मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। सवाल असल में यहाँ से शुरू होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज़ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 86. लिमिटेड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज़। किसी भी शागिर्द की क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, उसकी लिमिटेड परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करना, दैट इज़ मेजरमेंट। उसको मेजर करना, देखना, एनालाइज करना। क्वेश्चन नंबर 87. द पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन इज़ टू मेक जजमेंट। किसी भी स्कूल को, क्लासरूम को इवेल्युएट करने का पर्पस होता है जज करना, उसे जज करना, जजमेंट देना। क्वेश्चन नंबर 88. द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। के जो इवेल्यूशन होती है उसका पर्पस क्या होता है? जजमेंट करना। पर जजमेंट किस बारे में करना?
एजुकेशनल क्वालिटी के बारे में कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, बेहतर है या ख़राब है। क्वेश्चन नंबर 89, एवेल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज़, कोई भी ऐसी एवेल्यूएशन जो लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करे वो कौन सी एवेल्यूएशन होती है? वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज़, कोई भी ऐसा तरीक़ेकार सिस्टमेटिक प्रोसीजर जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, फॉर्मल हो, तो उसे हम टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, सम ऑफ क्वेश्चंस इज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। जो मेजरमेंट होती है उसका पहला स्टेप होता है कि आप डिसाइड करें कि आपने मेजर क्या चीज़ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज़ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है उसका पर्पज़ क्या होता है? शागिर्दों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। क्वेश्चन नंबर 95, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़, जब आप अचीवमेंट को असेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन हो गई हो, उसे समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप इज़, सबसे ज़्यादा स्कोप में बड़ी एवेल्यूएशन होती है, वास्ट होती है एवेल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 97, द लीस्ट इन स्कोप इज़ टेस्ट। सबसे ज़्यादा बड़ी स्कोप के लिहाज से होती है एवेल्यूएशन, और सबसे ज़्यादा छोटी लीस्ट जो होती है वो टेस्ट होती है एवेल्यूएशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98, परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन, जो परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ कोई बच्चा हो जिसको सीखने में दुश्वारी होती हो, परमानेंट डिफ़िकल्टी होती हो, उसको इन्वेस्टिगेट कौन सी असेसमेंट करती है? तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। बच्चे को या इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है कि इसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रॉडर इन मीनिंग इज़ एम्स। कोई भी मतलब एम्स और ऑब्जेक्टिव एम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 100, प्रोसीजर्स यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज़ इज़, जो प्रोसेस किसी भी पर्सन की एबिलिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ हो वो कौन सा होता है? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स। कोई भी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट है उसमें जो कंपैरिजन होता है वो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। मल्टीपल MCQs जो होते हैं उनमें जो मार्किंग है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, और जो रिटन फॉर्म में टेस्ट होती है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है कि कौन सा जवाब एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो जो MCQs वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें या तो सही होता है या तो गलत होता है, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स, 0.20 का जो वैल्यू है फैसिलिटी वैल्यू, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स आइटम इज़ डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस
have advantage over essay type because such questions are easy to mark. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होते हैं. उनके पास एक एडवांटेज होता है बिकॉज दे आर इजी टू मार्क. उनकी मार्किंग आसान होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स. 0.4 वाला जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, उसका क्या मतलब है? आइटम इज एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स इज कॉल्ड. कोई भी टेस्ट हो जहाँ पे कुछ सर्टेन पैटर्न्स बने हुए हों तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स द स्टेम ऑफ द आइटम्स शुड बी मीनिंगफुल. कोर जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए एमसीक्यूज के अंदर. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच appropriate verb will you use to make an objective behavioral. कौन सा जो verb है appropriate verb आप यूज़ करेंगे to make an objective behavioral? To know, to appreciate, to understand, to construct, ये वाला. Next question is objectives representing the purpose of instruction of a teacher are called instructional. Next question is running description of active behavior of a student is observed by the teacher is anecdotal record. Next question is a taste very popular with classroom teacher is मल्टीपल चॉइसेस. एमसीक्यूज वाली जो टेस्ट होती है दैट इज़ पॉपुलर विथ क्लासरूम टीचर. अभी आई गेस कितने सवाल रहते हैं? 170. तो वी आर करंटली ऑन 111 क्वेश्चंस. आई थिंक वी कैन कवर देम इन दिस वीडियो. तो 120 कर लेते हैं आज. फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन आर. फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन. समेटिव एवेल्यूएशन के अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स होते हैं वो कौन से हैं? टेस्ट जो है वो समेटिव असेसमेंट में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है. Question number next question is the most commonly used guessing correction formula to predict in control is S is equal to R minus W upon N minus 1. ये फार्मूला जो होता है ये यूज़ होता है गेस करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्शन के लिए भी. नेक्स्ट इज द समेटिव एवेल्यूएशन इज सर्टिफाइंग जजमेंट. समेटिव एवेल्यूएशन जो है ये सर्टिफाइंग जजमेंट होती है. Next is the difference between maximum and minimum values is range. Maximum और minimum के बीच में जो difference होता है उसे हम range कहते हैं. Next question is the number of score lying in a class interval is frequencies. Next is the multiple choice question is composed of question referred as STEAM. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज़ बेस्ट. कोई भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उसके अंदर जो बेस्ट आइटम कौन सी होगी? आइटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 50. कोई भी 50 आइटम मतलब जिसकी डिफ़िकल्टी नियर 50 होगी तो वो बेस्ट आइटम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर होगी.
Next question is, which question has increasing objectivity of marking? Which question has increasing objectivity of marking? कौन सा क्वेश्चन है जिसकी इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी, मार्किंग की ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो मार्किंग है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन USA. सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टेस्ट जो अमेरिका के अंदर होती है वो कौन से फॉर्मेट के अंदर होती है? वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर होती है, MCQs के अंदर होती है. ठीक है, तो दीज वर 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. इसका पार्ट 2 में जल्दी अपलोड करूँगा और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट भी. इफ़ यू हैव any confusion or queries, you can drop them in the comment section below. I will try to address them as soon as possible, and if you want me to cover any topics specifically, तो आप वो भी बता सकते हैं. I will try to cover them. I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.